स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की हैं ताकि परीक्षार्थी उसका लाभ ले सकें। इसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में जो समान अध्ययन के प्रश्न हैं उनका एक सारगर्भित विश्लेषण विद्यार्थियों तक संप्रेषित किया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है, ताकि उत्तर लेखन की क्षमता में भी वो दक्षता को प्राप्त कर सकें, बेहतर अंक के साथ चयनित हो सके। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्नों का विश्लेषण आप तक पहुंचा रहा हूं। आज हम लोग 2021 मुख्य परीक्षा में हुए प्रश्नों जो फर्स्ट पेपर के समान अध्ययन से संबंधित है को विश्लेषित करेंगे। हालांकि प्रत्येक एक वीडियो में एक ही प्रश्न होता है, तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, उसके उत्तर में किस प्रकार से एक बेहतर प्रस्तुतिकरण हम बना सकते हैं ताकि बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ देख रहे होंगे आप, ये खंड 20 सेक्शन का है, विश्व के भौतिक भूगोल का प्रश्न है। प्रश्न को देखें तो सबसे पहले पूछा गया है चक्रवात क्या है। ये प्रश्न का पहला खंड है और दूसरा खंड है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करें। अर्थात प्रश्न के दो भाग हैं। प्रथम भाग में पूछा गया है चक्रवात क्या है, इसको इंग्लिश में सुन लीजिए, व्हाट इज साइक्लोन, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, अर्थात शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के कारण। तो पहले हम जानेंगे चक्रवात क्या है, क्योंकि मेरा मानना है पहले के प्रश्नों के विश्लेषण में भी मैंने आपको ये कहा है कि सबसे पहले आप प्रश्न की समझ का विकास कीजिए, प्रश्न की एग्जैक्टली डिमांड क्या है। जैसे इस प्रश्न में शीतोष्ण चक्रवात के विकास की बात, अर्थात जो उसके 6 चरण हैं कंसिक्वेंट क्रमिक चरण, जिसमें युवा चक्रवात या संरोधित चक्रवात, उनकी कहीं चर्चा नहीं करनी। सिंपली पहले हम जानेंगे चक्रवात क्या होते हैं। इसमें यह जरूर जानेंगे कि चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं उसके आगे की प्रक्रिया में, और लगभग 30% क्वेश्चन का पार्ट होगा चक्रवात क्या होते हैं। रेस्ट में 50% से 60% भी कह सकते हैं शीतोष्ण चक्रवात अर्थात टेम्परेट साइक्लोन के उत्पत्ति के कारण, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मिलाने के बाद उत्तर पूरा हो जाएगा। अर्थात अगर हम इस प्रश्न के प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन को देखें, उत्तर के प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन को देखें, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 200 शब्द का प्रश्न है, 12 अंकों का। इसके पहले जो प्रश्नों का उत्तर और विश्लेषण मैंने किया था वो 125 शब्द वाले थे और 8 अंकों से संबंधित थे। 200 शब्द है, अर्थात ऑप्शन में भी जो शॉर्ट नोट्स आते थे पहले 200 शब्द के होते थे, तो आपके पास पर्याप्त अवसर है बेहतर शब्दों के साथ, डायग्राम के साथ, मैप के साथ, मॉडल के साथ आप इसको प्रस्तुत करें। तो प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहले होगा, इसमें इंट्रोडक्शन की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम शुरू करेंगे चक्रवात क्या है से। तो चक्रवात क्या है, कम से कम इसमें 6 पॉइंट्स होंगे। 6 पॉइंट्स में यदि एक पॉइंट 10 शब्दों का है तो 60 शब्द तो यही हो जा रहे हैं, और साथ ही साथ 2-3 पिक्चर हम ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 6 पॉइंट्स में 10 से 15 शब्दों तक का हम एक तालमेल बना के चलेंगे, क्योंकि इस पर इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे प्रश्न को कंटेंट और कंसेप्ट से शुरू करेंगे। तो 6 पॉइंट्स अर्थात लगभग मान के चले हम लोग 70 से 80 शब्द यहाँ हम खर्च करेंगे। 70 से 80 शब्द लगेगा। इसके बाद हम लोग कम से कम एक मैप या मॉडल एवं मॉडल आदि को भी देंगे। यहाँ पे मैं एक हटा दे रहा हूं इसके साथ। तो ये उत्तर का पहला भाग हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हम लोग आएंगे तो लिखा हुआ है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करें। लेकिन यहाँ चक्रवात क्या है के साथ हम एक चीज और बताएंगे, चक्रवात 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के होते हैं। फिर एक डायग्राम से हम दोनों प्रकार को दिखाएंगे
और तब आएंगे पार्ट 2 पे। अर्थात ये था पार्ट 1 या पार्ट ए उत्तर का, और पार्ट 2 पे जब आएंगे इसको हम पार्ट बी भी कह सकते हैं। तो इसमें बताएंगे शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के कारण। इसमें कम से कम 3 मैप्स आएंगे और 6 पॉइंट इसमें भी होगा, लेकिन इसमें पॉइंट्स थोड़े लंबे होंगे। तो प्रयास होगा कि 180 से 190 शब्दों तक का एक हम चार्ट बना लें, मतलब एक गणना कर लें कि उतने शब्द हमें लिखने हैं। थोड़ा बहुत अपने आप बढ़ता है, वो 200 शब्द तक जाता है, क्योंकि भूगोल का है। हालांकि अन्य विषयों में भी ऐसा हो सकता है, परंतु भूगोल में इसकी संभावना ज़्यादा है। हम मानचित्र तो देंगे ही देंगे, तो 190 शब्द को ही टारगेट करेंगे, 180 शब्द को ही टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे 100 शब्दों में इसको हम विश्लेषित करेंगे, और कम से कम यहाँ पर 3 डायग्राम तो आएगा ही आएगा। अर्थात मैप हम यहाँ पे लेंगे या डायग्राम। ठीक है, मैप का तात्पर्य यहाँ पे डायग्राम से ही था, या कुछ मॉडल्स हो सकते हैं। तो यही प्रश्न के उत्तर का प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण को यदि हम पहले निर्मित कर लेते हैं तो भटकाव की संभावना बिल्कुल नहीं होती, और उत्तर में एक बेहतर गुणवत्ता युक्त उत्तर लिखने के लिए सबसे जो पहले कुछ बातें हैं उनमें यही है कि भटकना नहीं है। हमें प्रश्न का उत्तर देना है, अपनी जानकारी को बेवजह नहीं देना। जो प्रश्न में पूछा गया है वही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। जैसे चक्रवात क्या है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मतलब प्रश्न के साथ आप इसके उत्तर को देखिए। प्रस्तुतिकरण आपके सामने है। अब सिंपल पहला है भाग इसका, चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है, तो देखो चक्रवात क्या है में जो पार्ट ए है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। पार्ट ए, चक्रवात एक मौसमी दशा है। इट्स एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एक मौसमी दशा है जिसमें ताप एवं वायु दाब की भिन्नता की प्रक्रिया में, अब आप सिंपली भी चाहें तो लिख सकते हैं, भिन्नता की प्रक्रिया हटा भी सकते हैं, प्रक्रिया में निम्न भार केंद्र का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर का निर्माण होता है। हालांकि शीतोष्ण में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन अंतः वॉर्टेक्स तो बनता ही है। निम्न भार केंद्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जैसे एक फैक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक रहा, मैं इसी में यूं कर दे रहा हूं। अर्थात एक तथ्य कंटेंट कह सकते हैं, चक्रवात एक मौसमी दशा है। दूसरा यहीं से स्टार्ट हो गया, जिसमें ताप एवं वायुदाब की भिन्नता की प्रक्रिया में निम्न भार केंद्र का निर्माण होता है, तथा ये संभार रेखाओं से घिरे होते हैं। संभार रेखाओं से घिरे होते हैं। अब देखो ये तो स्पष्ट पहले ही कर दिया गया कि निम्न भार केंद्र का निर्माण होगा, अर्थात केंद्र में निम्न भार होगा तो बाहर की ओर वायु भार बढ़ता जाएगा, है ना। केंद्र से बाहर की ओर वायु भार में क्रमशः वृद्धि, केंद्र से बाहर की ओर वायु भार में क्रमशः वृद्धि
वृद्धि होती है, इसीलिए बाहर से केंद्र की ओर, बाहर से केंद्र की ओर अर्थात केंद्राभिसारी सेंट्रीपेटल, अर्थात केंद्राभिसारी वायु प्रवाह होता है, केंद्राभिसारी वायु प्रवाह होता है। कॉरियोलिस बल के कारण, कॉरियोलिस बल के कारण या प्रभाव से, जैसे लिखें आप, के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप चक्रीय रूप से प्रवाहित होते हैं, चक्रीय रूप से वायु प्रवाह होता है। अब इसमें आप कंटेंट देखेंगे तो ताप और वायु दाब की भिन्नता की मैंने चर्चा की। निम्न भार केंद्र का निर्माण होता है, संभार रेखाओं से घिरे होते हैं आइसोबार से, वायु बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है ना, केंद्राभिसारी प्रवाह। और कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के अनुरूप वायु प्रवाह होता है। इतने तथ्य आपने देखे। अब इसमें अगर वर्षा की चर्चा हम ना करें तब तो बेकार हो जाएगा सारा, क्योंकि इसको जलवायु विज्ञान में विक्षोभ कहते हैं, है ना। चक्रीय प्रवाह के क्रम में, चक्रीय प्रवाह के क्रम में वायु लंबवत ऊपर उठती है, वायु लंबवत ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर ताप ह्रास, ताप ह्रास मतलब हुआ ताप में कमी। ऐसे ये आपको क्लियर ही होगा। ताप ह्रास के कारण सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि, कौमा सापेक्षिक आर्द्रता 80% होने पर, 80% होने पर संघनन एवं बादल निर्माण, संघनन एवं बादल निर्माण तथा 100% होने पर संतृप्तावस्था एवं वर्षा होती है। संतृप्तावस्था एवं
वर्षा होती है। इसीलिए जलवायु विज्ञान में चक्रवात को विक्षोभ, डिस्टरबेंस कहते हैं। हालांकि ये 100 शब्द से ज़्यादा सूचना हो गया, लेकिन इन डिटेल सूचना हुआ। और यहाँ मेरा मानना है कि आप एक डायग्राम भी बना दें, जैसे यहाँ से वायु चक्रीय रूप से लंबवत ऊपर उठी। ये मैं उष्ण चक्रवात की तस्वीर बना रहा हूँ, और जो एनसीईआरटी में तस्वीर है मैं वही बना रहा हूँ। इसमें बहुत चीज़ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, कौन सा द्वितीय तल है, कौन सा तृतीय तल है, लेकिन एनसीईआरटी में यही तस्वीर है। इसको थोड़ा सा सिंपलिस्ट करके मैं बना दे रहा हूँ। ये बादल हो जाएगा, ये वर्षा का क्षेत्र हो जाएगा, यही चक्रवात की आंख है और यही चक्रवात है। तो सिंपली आपने यहां से लेकर के अगले पेज तक चक्रवात क्या है को विश्लेषित किया। ये प्रश्न का पहला पार्ट हुआ। अब यहीं पर आप मेंशन कर दें, चक्रवात उत्पत्ति के क्षेत्र और गुणात्मक रूप से दो प्रकार का होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन एवं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन। यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं, उत्पत्ति के क्षेत्र एवं गुण के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन। इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब हुआ उसके बाहर का, तो टेम्परेट हो जाएगा, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इस चीज को लिखने से या इस तथ्य को लिखने से दोनों में एक अंतर संबंध बन जाता है, अर्थात चक्रवात क्या है और तब शीतोष्ण चक्रवात, अर्थात चक्रवात का ही एक भाग हो जाएगा शीतोष्ण चक्रवात, जिसको कहते हैं धारा प्रवाह या तारतम्यता, अर्थात दोनों उत्तर के दोनों भागों को आपस में अंतर संबंधित करने की प्रक्रिया। और ये एक बेहतर प्रस्तुतिकरण का निर्माण करता है। निसंदेह इससे बेहतर अंक प्राप्त करने की या बेहतर अंक प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। और मेरा मानना है आप आराम से 60 से 70% मार्क्स भूगोल में, 75% मार्क्स से भूगोल में ला सकते हैं, क्योंकि आप डायग्राम आदि भी दे रहे हैं, मॉडल आदि भी दे रहे हैं, है ना। जैसे अगर लगे कि शब्द बढ़ने लगा है तो यहाँ पे आप इतना लिखने के बजाय सिंपली एक मॉडल दे सकते हैं। इसके विकल्प के तौर पे मैं दे रहा हूँ चक्रवात उष्ण चक्रवात शीतोष्ण चक्रवात। तो इसमें आपने 3 ही शब्द खर्च किया इसकी तुलना में, लेकिन स्पष्ट हो गया कि चक्रवात के 2 प्रकार होते हैं। तो ये स्किल भी आपको लेके चलना है। यदि लगे कि शब्द ज़्यादा हम लिख रहे हैं या ये शब्द सीमा को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि तो शब्द सीमा को क्रॉस करने से 2 प्रकार की हानियां होती हैं। पहला, ये समय आपका अतिरिक्त लगता है, और दूसरा आप स्किल से परे दिखते हैं, क्योंकि आपको कहा गया है इतने शब्दों में इसको विश्लेषित करें या प्रस्तुत करें। शब्द सीमा को आप पार कर जाते हैं, इसका तात्पर्य है कि आप में उतने शब्दों में ही विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है ना। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर चक्रवात क्या है को मैंने बताया,
जैसे ताप और दाब की भिन्नता की वजह से सबसे पहले तो मौसमी दशा है, ऋत्विक या जलवायु नहीं होगा, मौसमी होगा, चूंकि हार्डली 3 से 5 दिन तक सस्टेन करेगा, है ना। तो मौसमी दशा है, ताप और दाब की भिन्नता से इसका निर्माण होता है, केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर प्रेशर बढ़ता जाता है। ये संभार रेखाओं से घिरे होते हैं। जब केंद्र में वायु दाब निम्न होगा और बाहर में क्रमशः बढ़ेगा तो वायु दाब बाहर में अधिक होने की वजह से बाहर से केंद्र की ओर वायु का प्रवाह होगा, अर्थात सेंट्रीपेटल केंद्राभिसारी। कॉरियोलिस बल के प्रभाव से वह चक्रीय रूप से गतिशील होंगे, जो ग्रहीय नियम के विपरीत होते हैं। इतना इसको नहीं था यहाँ पे। चक्रीय रूप से प्रभावित होंगे, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। अभी आपने चक्रवात दो प्रकार के होते हैं कुछ नहीं बताया, केवल चक्रवात की विशेषता बताई। वायु प्रवाह की प्रक्रिया में जब वायु लंबवत ऊपर उठेगी चक्रीय रूप से तो धीरे धीरे शीतल होगी। ताप हास का मतलब शीतल होना है। इसी प्रक्रिया में जो सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसमें वृद्धि होती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता 80% हो जाता है तो संघनन और बादल का निर्माण, और 100% हो जाता है तो वर्षा होती है। यह चक्रवात का एक बेसिक फीचर हो गया। इसमें सारे गुणात्मक तथ्य और विश्लेषण भी आपने दे दिए और साथ ही साथ डायग्राम भी दे दिया। अब उत्तर का दूसरा पार्ट है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण, है ना। तो यहां के बाद अब देखो, ये दोनों नहीं देना है, एक ही देना है। यहां के बाद मैं चलता हूं एक दूसरे पार्ट की ओर, अर्थात जो दूसरा पार्ट है, हेडिंग देने की आवश्यकता नहीं है, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के कारण। आप हेडिंग देंगे नहीं, ये आपके समझ के लिए है। शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति की दशाएं कहें या उत्पत्ति के कारण कहें, एक ही बात है ना। उत्पत्ति की दशाएं जिस प्रकार से भी हो, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो देखो, गुणात्मक रूप से दो होते हैं, ये तो तय हो गया। लेकिन उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात में अंतर तो पूछा नहीं कि अंतर हमें बताना है। बिल्कुल फोकस रहिए, जो पूछा गया है वही बताना है। एंड इट्स काइंड ऑफ डिसिप्लिन कि आप जो पूछा जा रहा है वही बता रहे हैं या भटक रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम पॉइंट वाइज चलें तो निम्नलिखित दशाओं में होता है। सर्वप्रथम निम्न भार की पट्टी, इसको इंग्लिश में कहते हैं लो प्रेशर ट्रॉफ। एक रेखीय निम्न भार या निम्न भार की पट्टी, लो प्रेशर ट्रॉफ। आप दोनों चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। लो प्रेशर ट्रॉफ, इसको कहते हैं निम्न भार की पट्टी या निम्न भार रेखीय जब होता है। तो सर्वप्रथम निम्न भार की पट्टी का निर्माण, जिसके दोनों ओर ताप की भिन्नता व्याप्त हो। देखो, इसमें दो फैक्ट मैंने बताए, ऐसे पॉइंट देना नहीं है बुलेट फॉर्म में। सर्वप्रथम निम्न भार की पट्टी का निर्माण, जिसके दोनों ओर ताप की भिन्नता व्याप्त हो। मीन्स थर्मल ग्रेडियंट, टेम्परेचर की भिन्नता उस पट्टी की ओर दोनों ओर व्याप्त होनी चाहिए, अर्थात एक ओर शीतल हो और दूसरी ओर गर्म हो। अर्थात एक ओर शीतल दूसरी ओर गर्म हो। गर्म या उष्ण कुछ भी लिख सकते हैं आप, गर्म हो। अब यहीं पर प्रयास करना होता है कि एक हम पिक्चर भी बना दें। पिक्चर होगा, सपोज कीजिए यही लो प्रेशर ट्रॉफ है,
तो इस लो प्रेशर ट्रॉफ की ओर अगर एक तरफ शीतल है तो शीतल वायु का प्रवाह होगा, ये शीतल वायु है ना, और इधर से गर्म वायु होगी तो ऑब्वियसली तापमान अधिक वाला होगा, ये गर्म वाला है, और यही है लो प्रेशर ट्रॉफ। लो प्रेशर ट्रॉफ अर्थात निम्न भार की पट्टी। ठीक है, अब यहां डायग्राम से प्रेजेंटेशन स्पष्ट हो जाता है, शीतल कैसा है, गर्म कैसा है, लो प्रेशर की पट्टी कैसी है। क्लियर हो रहा है? अर्थात एक ओर शीतल दूसरी ओर गर्म हो, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। दोनों ओर से निम्न भार की पट्टी की ओर, निम्न भार के पट्टी की ओर भिन्न गुणों वाले अर्थात एक गर्म एक शीतल, अर्थात एक गर्म दूसरा शीतल, अर्थात दो भिन्न पट्टी की ओर भिन्न गुणों वाले अर्थात एक गर्म दूसरा शीतल वायु का प्रवाह हो। अर्थात अभी तक आपने देखा सर्वप्रथम निम्न भार की पट्टी का निर्माण जिसके दोनों ओर ताप की भिन्नता व्याप्त हो। यहां टेम्परेचर को मैंने पहले टारगेट किया है, ताप की भिन्नता ही दाब की भिन्नता को जन्म देती है, लेकिन फिलहाल यहां पे एक गर्म क्षेत्र और दूसरा ठंडा क्षेत्र, अर्थात एक ओर शीतल और दूसरी ओर गर्म हो, ये पिक्चर से भी स्पष्ट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने लिया, दोनों ओर से भिन्न भार के पट्टी की ओर, निम्न भार की पट्टी की ओर, दोनों ओर से निम्न भार की पट्टी की ओर भिन्न गुणों वाले वायु का प्रवाह हो, अर्थात एक शीतल वायु हो और दूसरी गर्म वायु हो। क्लियर हो गया? ये उसी डायग्राम से कंसर्न भी दिख रहा है, एक शीतल वायु हो दूसरी गर्म वायु हो, तो जब एक ही गंतव्य पर दोनों आएंगी तो आपस में दोनों मिलने का प्रयास करेंगी, अर्थात मिलने का मतलब होता है अभिसरण। लेकिन बहुत ज़्यादा तकनीकी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, तो तकनीकी शब्दों के प्रयोग से एक तो आपको कंटेंट कई बार आप मिस करने लगते हैं। अभिसरण मतलब होता है मिलना, अपसरण मतलब दूर जाना। ये प्लेट टेक्टोनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। तो अभिसरण के बजाय दो ओर से वायु का प्रवाह हो जो आपस में मिलने का प्रयास करे, आपस में मिलने का प्रयास करे। क्लियर हो रहा है? प्रवाह हो जो आपस में मिलने का, अब मिलने का मतलब ही होता है अभिसरण। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, अभिसरण, मिलने का प्रयास करें, इसी प्रक्रिया में दोनों के बीच एक संक्रमणीय क्षेत्र निर्मित होता है, इसी प्रक्रिया में वाताग्र जनन होता है, इसी प्रक्रिया में वाताग्र जनन या वाताग्र का निर्माण, वाताग्र जनन या वाताग्र का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? तथा वाताग्रों के सहारे ही
शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है तथा वाताग्रों के सहारे ही शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है। अब वाताग्र जनन शीतोष्ण चक्रवात के लिए बहुत आवश्यक है, यह आपने स्पष्ट तौर पे देखा, क्योंकि वाताग्रों के सहारे ही शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होगा। अर्थात जनरली, सामान्यतः, वैसे एक्सेप्शनली ही कहते हैं, बिना वाताग्र के शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है। लेकिन कहीं भी विश्व में जहाँ शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है, पहले वाताग्र सामान्यतः बनते ही बनते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर वाताग्र जनन बहुत जरूरी है, और वाताग्र तभी बनेगा जब दो भिन्न गुणों वाले वायु का प्रवाह होगा। इसका भी एक डायग्राम बनेगा, और वो डायग्राम इस प्रकार से होगा। ये सरफेस है, ये जो ब्लू है ये शीत वाताग्र है। ब्लू मतलब शीतल वायु को मैं इंडिकेट कर रहा हूं इससे। ये शीतल वायु है, और जो उष्ण वाताग्र है, ऊर्ध्वाधर वाताग्र होता है ये उष्ण वाताग्र, और ये प्रपाती होता है, ये उष्ण वायु है। उष्ण वायु की सीमा उष्ण वाताग्र, यह उष्ण वायु, उष्ण का मतलब हुआ गर्म वायु। अब देखो, इस गर्म वायु के और शीतल वायु के बीच में यही वह संक्रमणीय क्षेत्र है। अर्थात जो वातावरण के लिए आवश्यक है, एक तो लो प्रेशर का ट्रॉफ पहले था, इसी पर संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण होता है। हालांकि ट्रफ अप लिखना उचित नहीं है, यहां मैं सिंपली लिख दे रहा हूं संक्रमणीय क्षेत्र। पहले ये बनता है, और इसी के सहारे दोनों वाताग्र बनते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र। और वाताग्र के बाद जब वायु ग्रहीय नियम का त्याग कर चक्रीय रूप से प्रवाहित होती है, तो शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म हो जाता है ना। तो ये पिक्चर पिछले वाले पेज का ही है, जो यहां तक कंटेंट है, वाताग्र का जन्म होता है। अब यहां पे कोरियोलिस बल की भी आवश्यकता है, क्योंकि वायु चक्रीय रूप से प्रवाहित होगी ना। वाताग्रों के बाद वाताग्र जनन, फ्रंटोजेनेसिस के पश्चात शीतल वायु पछुआ वायु के क्षेत्र में प्रवेश कर, या पहले कुछ और कंडीशंस है, मैं वो दे रहा हूं, फिर उसके बाद बता दूंगा। जैसे यहां पर मैंने वाताग्र जनन तक का चर्चा किया था, वाताग्र जनन हो गया। इसके अलावा कोरियोलिस बल और साथ में उष्ण या उपोष्ण प्रदेश, कोरियोलिस बल जिसके कारण वायु का चक्रीय प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में, हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण चक्रवात बनता ही बहुत कम है, उत्तरी गोलार्ध में वही घड़ी की सुई के विपरीत, हालांकि लिख चुके हैं हम लोग, घड़ी की सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप
अब कॉरियोलिस बल एसेंशियल है और इसके कारण से जिस प्रकार का प्रवाह होगा ये भी आपने लिख लिया, लेकिन साथ में जो प्रदेश जहां पर ये उत्पन्न होते हैं वो तो बताना पड़ेगा ना। तो या तो उपोष्ण होगा या शीतोष्ण होगा, अर्थात उपोष्ण या शीतोष्ण प्रदेश। पैंतीस डिग्री अक्षांश 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच 35 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच, परंतु 60 डिग्री से 65 डिग्री आदर्श स्थिति। मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में। अब ये क्यों होता है बता रहा हूं, मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में। तो ये लोकेशन भी जरूरी हो जाता है, अर्थात ये शीतोष्ण चक्रवात कहां पर बनने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 35 से 65 डिग्री। अब देखो यहां पर मैंने लिखा मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में, तो यहां यह भी एक जुड़ा हुआ तथ्य दे दें, निर्माण प्रायः स्थल या तटीय भाग में। निर्माण प्रायः स्थल लैंड पर, जैसे उष्ण चक्रवात बनता है जनरली ओशियंस पे, लेकिन ये बनता है लैंड पर, और या कोस्ट में, मतलब लैंड होना जरूरी है तभी गुणात्मक भिन्नता स्पष्ट तौर पर बन पाएगा। अब 40 से 65 डिग्री के बीच दक्षिणी गोलार्ध में लैंड नहीं है। अंटार्कटिका 65 के दक्षिण में है, और 40 से देखोगे तो न्यूजीलैंड वैसे कुछ तो आता है उसके अंतर्गत, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं पाते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में इस बीच लैंड बहुत कम है। तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण चक्रवात के बनने की संभावना बहुत क्षीण या बहुत न्यून होगी, है ना। तो निर्माण प्रायः स्थल या तटीय भाग में, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में निर्माण प्रायः नहीं। अब यहां पर निर्माण की दशाएं बिल्कुल क्लियर हो गई, और साथ में जो चक्रीय प्रवाह की बात की गई है, तो बेहतर होगा आप यहां पर इसके साथ साथ एक और चक्रवात का चक्रीय प्रवाह वाला तस्वीर बना दें। ये शीत वाताग्र हो गया, और ये हो गया उष्ण वाताग्र, ये पछुआ वायु है, और ये शीतल वायु है। इसे कहते हैं आवर्त। शीतल वायु, ये ब्लू वाला शीत वाताग्र है जैसे मैंने वहां बनाया था, ये उष्ण पछुआ वायु है, और ये है उष्ण वाताग्र। तो देखो निर्माण की यही दशाएं हैं, निर्माण की यही दशाएं हैं। यहां पे एक तथ्य आप पिछले पेज पे ही शामिल कर सकते हो कि जैसे ही वाताग्र जनन होता है, यहां पर इस प्रक्रिया में वाताग्र जनन होता है, तथा वाताग्रों के सहारे ही शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है। वाला क्लियर है ही है, आवर्त आदि लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट इसको जोड़ोगे आप तो 90 वर्ड्स के आसपास होगा, अर्थात 190 वर्ड के आसपास मैंने इसको इस आंसर को निर्मित किया है। तो इसमें जो डायग्राम्स आएंगे आवश्यक वो दिखा दिया गया, लो प्रेशर ट्रॉफ क्या होता है वो दिखा गया, मौसमी दशा कैसे बनता है या क्या क्या हो सकता है वो सब दिखा दिया गया। अर्थात आप प्रश्न को फिर से एक बार देखो, यहाँ पे तो इस प्रश्न के उत्तर को मैंने दो पार्ट पे सीधे बांटा था, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अर्थात परिचय और निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप उत्तर पे आइए। पार्ट ए में
70 से 80 शब्द मैंने कहा था, लगभग 90 शब्द वहाँ भी खर्च हुए थे। लेकिन कॉम्पैक्टनेस में, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस है इसका, मैं पढ़ा, मतलब मैं खुद तैयारी करता था, अभी मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस से भी वो कॉम्पैक्टनेस जल्दी आ जाता है। तो आप जब इसको लिखेंगे तो थोड़ा बढ़ सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ बढ़ ही जाएगा। तो आप टारगेट करें 180 से 90 शब्द, चूँकि 200 शब्द का ये उत्तर है, और पूरे डिसिप्लिन में, समय सीमा, इससे आपका समय की भी, आपके समय की भी बचत होगी, है ना। तो ओवरऑल दोनों पार्ट को इस प्रकार से आप जोड़ते हुए एप्रोप्रिएट पिक्चर के साथ, जैसे पहले हमने बताया चक्रवात क्या है, मौसमी दशा है, ताप की भिन्नता, दाब की भिन्नता, कॉरियलिस फोर्स, है ना। आप चाहें तो बुलेट फॉर्म में पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इसमें विद्यार्थी कई बार परेशान होते हैं, सर हम पॉइंट वाइज लिखें या वाक्य वाइज लिखें। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आप लिखते क्या हैं और कैसे लिखते हैं, लिखने का क्रम क्या है। जैसे आप पहले लिखे वायु प्रवाह चक्रीय होता है, फिर लिखें आप कि दाब की भिन्नता होती है, और फिर लिखें आप ताप की भिन्नता होती है, ये उल्टा हो जाता है। पहले आप लिखिए ताप की भिन्नता दाब की भिन्नता का निर्माण करती है, और दाब की भिन्नता से वायु का प्रवाह होता है, और कॉरियलिस बल के कारण वहां चक्रीय प्रवाह होता है। तब आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया माना जाएगा। तो ओवरऑल जो चक्रवात क्या है, इसके अलावा जो उससे वर्षा होती है, जो भी चीजें हैं, और फिर चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, यहां तक मैंने स्पष्ट किया था एक डायग्राम के साथ, कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। इसके पश्चात शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति की जो दशाएं हैं, जैसे प्रक्रिया भी लिखा जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि डिसिप्लिन से भटकाव होगा। प्रक्रिया अर्थात निर्माण की प्रक्रिया कहीं पूछी नहीं गई है, उत्पत्ति की दिशाएं लिखी गई हैं, पूछी गई हैं, इसीलिए उसी को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अब अभिसरण होगा, या तकनीकी शब्द के साथ मतलब मिलना होगा, लो प्रेशर ट्रॉफ बनेगा, यहीं पर चक्रीय प्रवाह होगा, चक्रवात चक्रीय प्रवाह के पहले वाताग्र बनेगा, इसलिए वाताग्रों के साथ ही चक्रवातों का या शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है। ये सारा फैक्ट्स अलॉन्ग विद द पिक्चर मैंने दे दिया है, और ये एक बैलेंस उत्तर है। इस प्रकार से यदि आप उत्तर लिखते हैं तो 70-75% मार्क्स तक मिल सकता है, क्योंकि एक डायग्राम पे यदि एक अंक भी मिलता है, 12 अंकों का ये प्रश्न है, एक अंक भी मिलता है, और 3 अंक भी यदि आपने मैप और डायग्राम पे ले लिया, तो कम से कम 15% से 20%, अर्थात 12 में 3 नंबर के आसपास का आप एज ले लेते हैं किसी दूसरे विषय की तुलना में। तो ये काफ़ी निर्णायक हो सकता है। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न उत्तर पे। 2021 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा हुआ था, उसी के प्रश्नों को क्रमशः हम लोग विश्लेषित कर रहे हैं, और इस पे 4 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। अब आगे फिर 5वां 6ठा जो है वो आपको मिलेगा। तो आप निसंदेह अपने दक्षता के विकास के प्रक्रिया में, ताकि आप बहुत स्किलफुल राइटिंग से मुख्य परीक्षा के उत्तरों को लिखें, बस ये सीखने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न को किस प्रकार से तोड़ के अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या डिटरमिन किया जाए, डिसाइड किया जाए। एक बेहतर प्रस्तुतिकरण का निर्माण, अर्थात उत्तर के प्रेजेंटेशन का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसमें किस किस पॉइंट्स पे कितने कितने शब्दों को खर्च किया जाए, इसका निर्धारण भी यदि आप पहले करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म और बेहतर हो सकता है। और तब फिर एक अच्छे मैप डायग्राम, जो रिक्वायर्ड मैप और डायग्राम हो, उसके साथ उत्तर को प्रेजेंट करें, बहुत शानदार मार्क्स मिलेगा। अंतिम रूप से बेहतर रैंक के साथ चयन में भी काफ़ी निर्णायक होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।